हेलो दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट बार देखेंगे। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। तो देखते हैं, पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को मात्र 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ा दिया था? किसे चढ़ा दिया था? तो खुदीराम बोस को। अंग्रेजों और बर्मियों के बीच हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था? कब हड़प लिया था? तो यांडबू की संधि के परिणाम स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? निम्नलिखित में से कौन सी जड़ी बूटी तने से उगती है? तो पुदीना। किस वर्ष अल्फ्रेडो अल्बुकर्क ने स्थानीय लोगों की मदद से गोवा पे कब्जा कर लिया था? कब कब्जा किया था? तो 1510 में। निम्नलिखित में से किसने अपने अधिकांश उपदेश गीतकूट में दिए थे? अधिकांश उपदेश गीतकूट में कौन दिए थे? गौतम बुद्ध। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी भाषा माना गया है? तो माना गया है 343 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा घटक है जो परिपथ से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा को सीमित करता है और वोल्टता की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्यूज। सोनपुर मवेशी मेला किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो बिहार का। अलीवाल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? अलीवाल का युद्ध कब हुआ था? 1846 में। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के तहत वे न्यूनतम गारंटी कीमत तय की जाती है, बाजारों की कीमतें जिन्हें नीचे नहीं गिरा सकती है। यदि इन कीमतों पर कोई न्यूनतम खरीदार उपलब्ध नहीं हो तो खलिस्तान न्यूनतम गारंटी कीमत पर स्टॉक खरीदती है। तो 10 का कौन हो जाएगा आंसर? सरकार। पारंपरिक टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? टापू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये है अरुणाचल प्रदेश। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने खलिस्तान के रूप में कार्य किया। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत की अस्थायी संसद। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई उत्पादन मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है? कौन सा है जो मधुमक्खी के डंक को बेअसर करने में मदद करता है? तो बेकिंग सोडा। उरुका खालिस्तान राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। उरुका खालिस्तान राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है। 14 का हो जाएगा आंसर असम। महारानी रजिया सुल्तान अपने विद्रोही सेनापति मलिक इफ्तार उद्दीन अल-तुर्की से पराजित होने के बाद निम्नलिखित में से किस किले में नजरबंद करके रखा गया था? तो कौन से किले में रखा गया था? किला मुबारक। भारत के किन राज्यों में अपने सिंगान और लोहित नदियां मिलेगी? भारत के किन राज्यों में आपको सिंगान और लोहित नदियां मिलेगी? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध कवि था? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु का प्रसिद्ध कवि था जिन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के मुद्दे पर काम किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुब्रमण्यम भारती। निम्नलिखित में से कौन सा एक
रात्रि चर प्रणाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रात्रि चर प्रणाली प्राणी नहीं है? इसका आंसर होगा खरगोश। किस राज्य में आपको हिल स्टेशन अरकू मिलेगा? किस राज्य में अरकू मिलेगा? आंध्र प्रदेश। चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा उपयुक्त नहीं है? चावल की खेती के लिए कौन सा मृदा? शुष्क मृदा। अब देखते हैं संख्यात्मक अभिरुचि। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके क्यू समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ देखते हैं क्या है कि पी का प्रति दिन प्रति घंटे का कार्य बराबर 1/10 गुना 1/2 बराबर 1/20 भाग। इसी प्रकार क्यू का प्रतिदिन का कार्य क्या हो जाएगा? 1/6 गुना 1/5 1/30 भाग। अब पी प्लस क्यू का प्रतिदिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? प्रति घंटे का 1/20 प्लस 1/30 बराबर 1/12 भाग। अतः प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू कार्य पूर्ण करेंगे कितना? 12/3 4 दिनों में। आंसर क्या आ जाएगा? 4 दिन। एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं। एक विद्यार्थी को क्या एक परीक्षा में 24% अंक मिलते हैं तथा वह 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। क्या है? 56 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसे 60% अंक मिलते हैं तो उसे न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 60 अधिक होता है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है? परीक्षा के लिए अधिकतम अंक निकालना है। इसका लोग सोल्व किए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 350। दिए गए डेटा का माध्यक क्या है? इसका माध्यक निकालना है। माध्यक होगा 3.5। एफ अकेले एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। एफ क्या? अकेले एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है तथा जी अकेले समान कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकता है। एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़कर जाता है। कुल कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? कुल कार्य कितने में पूरा हो जाएगा? 120/7 दिन में। विद्यार्थियों की औसत आयु ए है। विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है? ए है तथा अध्यापकों की औसत आयु बी है। विद्यार्थियों की संख्या अध्यापकों की संख्या का 45 गुना है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को मिलकर दोनों की आयु औसत क्या होगी? इसकी औसत आयु क्या होगी? इसमें हम देखते हैं सोल्व करके कि माना अध्यापकों की संख्या बराबर 10, छात्रों की संख्या बराबर 45 गुना 10 बराबर 450। अभीष्ट औसत 10 गुना बी प्लस 450 गुना ए बटे 10 प्लस 450 और 10 बी प्लस 450 ए बटा 460। 45 ए प्लस बी बटा 460 और 45 ए प्लस बी बराबर बटा 46। इसका आंसर हो जाएगा 25 का चौथा। एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है।
यदि घनाभ को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर वाले समान घन बनाए जाते हैं तो समान घनों की संख्या कितनी होगी? समान घनों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60। हम देखते हैं 75 भागा 25 का 4/3 माइनस 1/2 प्लस 1/6 का मान क्या होगा? इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो इसका क्या होगा? 3। मोहित तथा सुमित क्रमशः 74,000 रुपये और 96,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 5:8 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके निवेश की गई पूंजी की समाप्ति का अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात हमें निकालने का क्या हो जाएगा? 30:37। पहली वस्तु पर 18% की छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% की छूट के मान के बराबर है। दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा? 13:18। 12 डिब्बों का औसत वजन 63 किग्रा है। 12 डिब्बों का क्या है? औसत वजन 63 किग्रा है। यदि 70 किग्रा औसत वजन वाले 4 डिब्बों को हटा दिया जाए तो बचे हुए डिब्बों का औसत वजन क्या होगा? इसका औसत वजन क्या हो जाएगा? 59.5 किग्रा। राजू अपनी समान गति के 3/4 से यात्रा करता है तथा दफ्तर अपने समान समय से 24 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी गति से यात्रा करता है तो उसके दफ्तर पहुंचने में कितना समय लग सकता है? इसका हम देखेंगे। इसका आंसर क्या लगेगा? 72 मिनट। नीचे दी गई तालिका एक देश से के 5 क्रमशः वर्ष Y1, Y2, Y3, Y4 तथा Y5 के लिए चावल के उत्पादन तथा चावल की खेती के तहत क्षेत्र को दर्शाती है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है। Y3 के लिए प्रति वर्ष वर्ग मीटर उपज क्या है? Y3 के लिए प्रति वर्ग मीटर उपज क्या है? चावल का उत्पादन क्या है? 1000 किग्रा। तो इसका हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन करके। 100 वर्ग मीटर में इतना होता है तो प्रति वर्ग मीटर पूछा है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? Y3 का तो 680 गुना 1000 बटा 150 गुना 100 क्रॉस कर देंगे। इसका हो जाएगा 680 बटा 15 इक्वल टू 45.33 किग्रा। राम शीतल तथा अलमा एक व्यापार शुरू करने के लिए क्रमशः 16,000 रुपये, 22,000 रुपये तथा 18,000 रुपये निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ 26,600 रुपये तो राम का हिस्सा क्या होगा? तो राम का हिस्सा हम लोग निकालना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7600। 3 गुना 1500 भागा 40 प्लस 5 भागा 2/7 का 70 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 451/4। वरुण 75 वस्तुएं 3150 रुपये की खरीदता है। वरुण क्या है? 75 वस्तुएं 3150 रुपये की खरीदता है तथा उसके 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचा जाता है। एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 50.4। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 1536 सेंटीमीटर है तो घनाभ की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 832 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज से स्वयं की 5 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की वार्षिक दर हम लोग को निकालना है। इसका आंसर होगा 50%। एक राशि पर 5 वर्ष में 1200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है। यदि वार्षिक ब्याज दर 22.5 है तो छठे वर्ष का ब्याज क्या होगा? छठे वर्ष का ब्याज हमें निकालना है। इसका आंसर 1470।
नीचे दी गई तालिका विभिन्न कॉलेजों के विभिन्न पाठ्यक्रम के दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। तो कॉलेज C3 था, कॉलेज C3 तथा C4 में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या में अंतर क्या होगा? तो इसका अंतर क्या होगा? 16। एक सब थैले में सफेद तथा पीली गेंद क्रमशः 7:11 के अनुपात में है। यदि कुल गेंदों की संख्या 108 है तो पीली गेंदों की संख्या कितनी होगी? पीली गेंदों की संख्या कितना होगा? 66। हिंदी देखते हैं। मुख का विलोम शब्द, मुख का विलोम शब्द क्या होगा? वाचाल। निम्नलिखित में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। पत्नी का पर्यायवाची कौन है? तारणी। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो इसका आंसर होगा जानता। बाड़वाग्नि का अर्थ क्या है? बाड़वाग्नि का क्या अर्थ है? तो समुद्र की आग। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर क्या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए? क्या है? प्रत्यक्ष। गाल फुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? गाल फुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? उड़ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो संप्रति के कुलपति। एक गद्यांश दिए गए गद्यांश के आधार पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा प्रत्येक प्रश्न में 4 श्रम आदर्श जीवन का मूल मंत्र है। हमारे ऋषि मुनि द्वारा प्रेरित वेद शास्त्रों में श्रम के महत्व को स्वीकार किया गया है। श्रमशील महापुरुष का अमृत स्पर्श और छोटे से छोटे कार्य को बड़ा बना देता है। सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज तक मानव ने निरंतर परिश्रम करके ही अपने विकास का पथ प्रशस्त किया। आज संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सतत परिश्रम का फल है। संसार के जितने भी उन्नत और समृद्धशाली देश है उन सबके पीछे परिश्रम का ही आधार है। द्वितीय विश्व युद्ध ने जापान को लगभग तहस नहस कर दिया था। उसके 2 बड़े औद्योगिक नगर हिरोशिमा और नागासाकी अणुमार से खंडहर बन रहे थे। पर आज जापान विश्व का सबसे बड़ा संपन्न देश है क्योंकि इसका सिर्फ एक उत्तर है सतत परिश्रम और प्रयास। संसार के महान से महान व्यक्ति ने अपना जीवन बहुत छोटे से रूप में शुरू किया लेकिन जीवन भर अनथक परिश्रम कर वे उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गए थे। सत्य यही है कि संसार के बड़े और महान लोग ने जीवन में छोटे से छोटे समझ जाने वाले कार्य भी पूरी लगन और परिश्रम से किया। बोझ ढोने वाला कुलीन तेनजिंग ही संसार के सबसे छोटी एवरेस्ट पर विजय पताका फहरा सकता है। सुभाष चंद्र बोस, अब्राहम लिंकन, लेनिन, गांधी और संसार के असंख्य लोगों ने निरंतर श्रम के को ही कहीं जा सके। किसी लेखक ने कहा था यदि तुमने उद्योगी बनने की क्षमता है तो वो अपनी सारी शक्ति को केंद्रित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति को निरंतर हो जाओ। बाधों और विरोधों से भयभीत मत रहो। सफल तुम्हारी चमन चुमेगी। तो बिना श्रम के सफलता चाहने वाले होते हैं। बिना सफल कौन होते हैं? तो अकर्मण्य भाग्यशाली। भारत का विकसित देशों में न होने का कारण क्या है? क्या है? श्रम के प्रति उदासीनता। संपन्न का उचित विलोम शब्द क्या है? संपन्न का विलोम क्या है? विपन्न। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।